हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू पीसीआई। यानी कि आप जो हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको वहां पर जो लास्ट चैप्टर मिलेगा वो चैप्टर 5 है और अब मिलेगा आपको चैप्टर 7, 6 नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस जो मेंशन किया हुआ है पीसीआई ने उसमें एक टाइपो एरर है जिसकी वजह से चैप्टर 3 की जगह वहां डायरेक्ट 4, 5, 6, 7 है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपका यहां मेंशन किया है। तो चैप्टर 5 अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन किया हुआ है, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर 7 है, दैट इज रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो इस लेक्चर में हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हैंडलिंग कैसे की जाती है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स के लिए बने रहिए। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9389516306 इसको सेव कीजिए और हमें कैपिटल लेटर्स में व्हाट्सएप पे डीपी इंडिया टाइप कर भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, चाहे वो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है या वो आपकी फार्मा जॉब से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन यानी कि प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा आज का लेक्चर है, जो टॉपिक है हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। उससे पहले हम सिलेबस पे एक बार नजर डालते हैं जो हमारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। उसमें हमें जो इस चैप्टर में जो पढ़ना है बेसिकली रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ना है, उनकी स्टोरेजेस के बारे में पढ़ना है, उनकी डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है, उनका डिस्पोजल कैसे होता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का, बेसिकली ये सब हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। बेसिकली रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होता क्या है। बेसिकली आप अगर यहां इमेज देखेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की, तो ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं या रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। कौन? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, जो कि एक टारगेटिंग मॉलिक्यूल पे जाकर लिंक होते हैं। जहां पर भी इन्हें अपना काम करना है उस टारगेट साइट पर जाते हैं और फिर जो वो टारगेट प्रोटीन होता है वो जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको डायग्नोस करने में मदद करता है। बेसिकली जो भी कैंसर सेल्स होती हैं, ट्यूमर सेल्स होती हैं, उनके डायग्नोसिस के लिए हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को या रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स को यूज करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहती है। जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वो हमारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होती हैं जिनके लिए हम इन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को यूज करते हैं। इनके अंदर रेडियो आइसोटोप्स होते हैं या ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम क्लिनिकली पर्पस से यूज करते हैं, क्लिनिकल यूजेस के लिए यूज करते हैं। किस लिए? जो भी हम थेरेपी प्रोवाइड करा रहे हैं उस कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, जो जिस भी पेशेंट को कैंसर हुआ है उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें डायग्नोसिस कर सकें, उस कैंसरस सेल को डायग्नोस कर सके, उसके लिए हम इन रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू भी आपको दिया। अब हम बात करते हैं इनकी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बेसिकली होते क्या हैं। बात करें तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर से रेडिएशंस आती हैं, रेज आती हैं। कब? जब वो एक फोटोग्राफिक प्लेट्स जो होती हैं उन पे अपना असर करते हैं। भले ही हम उनको कितना ही प्रोटेक्ट करके रख लें, कितना ही बचाव कर लें। अब हम इनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम इनको विजिबल डायरेक्ट लाइट जो होती है अगर उससे भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे तब भी ये जो रेडिएशंस होती हैं, रेज होती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की, ये उन फोटोग्राफिक प्लेट्स पर असर डालती हैं, उनको अफेक्ट करती हैं। साथ ही साथ और ये यूज किस लिए की जा रही है? जो ये इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज होती हैं उनका डिस्चार्ज कर देती हैं। कौन? जो ये रेडिएशंस होती हैं, ये रेज होती हैं। और जो डीकंपोजिशन होता है किनका? इन रेडिएशंस का, इन रेज का। वो कैसे होता है कि ये जो रेडिएशंस होती हैं, ये रेज होती हैं, ये उससे बाहर आती हैं, उससे एमिट होती हैं, जिसकी वजह से हम इनको रेडियो आइसोटोप्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे चलें तो जो ये आइसोटोप्स होते हैं ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर, जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1H प्रोटियम
इसी तरीके से 2H ड्यूटेरियम और इसी तरीके से 3H ट्राइटियम। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं और ये मास नंबर क्या होता है। बेसिकली जो हमारे एटॉमिक नंबर्स होते हैं, जो जिस भी एटम की हम बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एटम है A, उसका हमें एटॉमिक नंबर निकालना है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो ही आपके एटॉमिक नंबर होते हैं। नेक्स्ट आता है मास नंबर। कि मास नंबर क्या होता है? ये सम होता है किसका? जो भी उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और जितने भी उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनका जो सम होता है वो आपका मास नंबर कहलाता है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? कि वो आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, वो अलग होता है। नेक्स्ट, अब आगे हम बात करें यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिनके रेडियो एक्टिविटीज होती हैं, उनकी यूनिट्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, तो उनके बारे में किसने बताया था? एक साइंटिस्ट थे हमारे हेनरी बैक्यूरेल। जो हेनरी बैक्यूरेल थे उन्हीं ने ये एक्सप्रेस्ड की थी। जो हमारा एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसके अंदर ये सारी यूनिट्स आती हैं रेडियो एक्टिविटी की, उसको हम बैक्यूरेल के नाम से भी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोले तो BQ के नाम से भी इसको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं। ये क्यों करते हैं? जो हमारे साइंटिस्ट थे हेनरी बैक्यूरेल, उन्होंने ही इन सारी यूनिट्स को जो है एक्सप्रेस्ड किया था, इनके बारे में हमें बताया था। तो सबसे पहले जो यूनिट आती है वो आती है क्यूरी, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। एक साइंटिस्ट थे, नाम था मैडम क्यूरी। उन्होंने एक बात बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि जो क्वांटिटी होती है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, वो जब एक डिसइंटीग्रेशन जब हो रहा होता है उन एलिमेंट्स का एक यूनिट टाइम में, उसके सेम नंबर होते हैं वो, यानी कि जो भी क्वांटिटी है उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की, जब वो सेम नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन यूनिट टाइम में जाते हैं, यानी कि जिस टाइम पर इनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा होता है एक यूनिट टाइम में, तो उनके सेम नंबर ही, जितना भी इनका नंबर है डिसइंटीग्रेशन का, उतना ही उनकी क्वांटिटी का होता है किनकी? रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस की। तो उसको उन्होंने क्यूरी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। इसका एक एग्जांपल है, जैसे 1 ग्राम रेडियम की हम बात करें तो वो जो होता है उसमें 3.7 into 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट आती है वो आती है रो एंटीजन, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली एक्सपोजर की यूनिट बताती है। जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनका जब एक्सपोजर होता है उस टाइम पे जो यूनिट होती है उसको एक्सप्रेस करती है। अब इसमें हम बात करें, एक रो जो होता है, एक रो एंटीजन जो होता है जिसे 1R कहा गया है, उसके अंदर जो होता है 2.5 into 10⁻C पर kg। यहां जो C है वो कूलम है, इसलिए इसको इस तरीके से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा रैड, यानी कि यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज, यानी कि जितनी भी डोज इसकी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उस कितनी मात्रा में हुई है, कितनी उसकी यूनिट है, उसको रेड के जरिए निकाला जाता है। अब नेक्स्ट इसके अगर एग्जांपल की हम बात करें तो 1R = 10⁻⁻² जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट आते हैं हम कि जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स हैं उनको भी यूनिट के टर्म्स में डिस्क्राइब किया गया है। जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स होती हैं उनको भी यूनिट की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे सबसे पहले आता है REM। ये किस लिए यूज किया जाता है? इससे हम डोज इक्विवेलेंट की यूनिट निकालते हैं, यानी कि जो डोज इक्विवेलेंट होता है उसकी यूनिट को हम REM मेथड से निकालते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोजर रेट कांस्टेंट। इस मेथड के यूज करके हम जो डोज रेट होता है हमारा, किसमें? रेट पर आवर में 1 मीटर के डिस्टेंस पे, कब? 1C, यानी कि जो हमारा 1 कूलम होता है, तो उसमें हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा RBE, जिसको हम रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस भी कहते हैं, यानी कि रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी रेडिएशंस होती हैं, किसमें? बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, वो जो भी अपना असर करती हैं, अपना इफेक्ट करती हैं, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पे? जितने भी टाइप की रेडिएशंस यूनिट होती हैं, यानी कि इफेक्ट ऑफ गिवन रेडिएशन ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेडिएशन अ यूनिट, यानी कि जितनी भी टाइप्स की रेडिएशन यूनिट हैं उनके ऊपर जो अफेक्ट होता है किनका? रेडिएशंस का बायोलॉजिकल सिस्टम में, वो उन्हीं के ऊपर टोटली डिपेंड होती हैं। वो इस
यूनिट के बिहाफ पे एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम बात करते हैं बेसिकली हाफ लाइफ की, किसकी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ की या उनकी हाफ लाइफ पीरियड की। बेसिकली इसको डिफाइन किस वे में किया गया है? जो हाफ लाइफ पीरियड होता है बेसिकली उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो टाइम है, जिस टाइम में जो भी रेडियो न्यूक्लियाइड है यानी जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके जो क्वांटिटी है वो जब डिके होने लगती है उसकी किसकी जो इनिशियल वैल्यू है उसके हाफ में, यानी कि डिकेज टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, जो भी उसकी स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू थी उसकी जब वो हाफ होने लगे उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं या टी हाफ कहते हैं। जो यहां पर न्यूक्लियोइड की बात की है हमने, रेडियो न्यूक्लियोइड की, ये है अ न्यूक्लियोइड दैट हैज एक्सेस न्यूक्लियर एनर्जी दैट मेक्स इट अनस्टेबल, यानी कि ये वो एक ऐसा न्यूक्लियोइड है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस में यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी है जिसकी वजह से उसको अनस्टेबल बना दिया है। नेक्स्ट इसमें अगर एक फॉर्मूले की हम बात करें तो आता है n, यानी कि ब्रैकेट में हम बात करें t हाफ इज इक्वल्स टू 1/2 n नॉट। अब यहां ये n नॉट क्या है, ये n क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है इसमें f हाफ इज इक्वल्स टू 0 - 693 पर लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या है यहां पर, तो इसके बारे में बात करते हैं। जो लैम्डा है बेसिकली वो एक डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है उस यूनिट पे पर सेकंड, जो भी पर सेकंड में उस यूनिट का लग रहा है उसमें जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, उसको लैम्डा के बिहाफ पे बताया है। और जो n नॉट है यानी जो इनिशियल क्वांटिटी थी उस सब्सटेंस की जब वो डिके होने लगती है उसको n नॉट से डिनोट किया गया है nt, यानी कि जो क्वांटिटी थी जिस टाइम पे वो डिके नहीं हो रही थी, कब? उस टाइम पे जो टाइम t था उसके बाद भी उसे nt से डिनोट किया गया है। t हाफ को आप जानते ही हैं कि हाफ लाइफ है। और अब हम बात करते हैं कि जो अभी हम बात कर रहे थे जो रेडिएशंस निकल रही हैं उन रेडियो आइसोटोप से जो वो रेज निकल रही हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ये रेडिएशंस और रेज आती हैं इन आइसोटोप से, इन रेडियो आइसोटोप से। सबसे पहले आती है अल्फा पार्टिकल्स जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आती है बीटा पार्टिकल जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। और लास्ट आती है हमारी गामा रेडिएशन जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं। अब आगे चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि इनकी जो भी ये डिफरेंट रेज हैं रेडियो आइसोटोप्स की उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो इसको मैंने एक छोटी सी टेबल के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। इनकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें कि इनकी अल्फा, बीटा और गामा। तो सबसे पहले आता है इनका नेचर की इनका नेचर कैसा है। अल्फा रेज जो होती हैं, अल्फा रेडिएशंस, उनका पॉजिटिव चार्ज है नेचर और बीटा रेडिएशंस का नेगेटिव चार्ज है। और जो गामा रेडिएशंस होती हैं उनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब हम बात करें चार्ज की, तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो अल्फा रेडिएशंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीटा रेडिएशंस में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और जो गामा रेडिएशंस होती हैं उनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम मास की बात करें, कितना मास होता है कौन सी रेडिएशन का, तो अल्फा रेडिएशंस जो होती हैं उनका मास होता है 6.64465 into 10⁻⁻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 ⁻
रेडिएशंस की बात करें तो 9.109 into 10⁻⁻31 kg इसका इतना मास होता है, और गामा रेडिएशंस का कोई मास होता ही नहीं है, ये जीरो होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी नेचुरल सोर्स की, कि नेचुरल सोर्स क्या है इन रेडिएशंस का। तो जो अल्फा रेडिएशंस होती हैं वो भी रेडियो आइसोटोप से ही निकलती हैं, बीटा रेडिएशंस जो होती हैं वो भी रेडियो आइसोटोप से ही निकलती हैं। लेकिन हम बात करें गामा रेस की, निकलती ये भी रेडियो आइसोटोप से है, लेकिन जब अल्फा और बीटा रेस जो होती हैं, जो रेडिएशंस होती हैं, ये जब डिके होने लगती है तब जाके ये न्यूक्लियाइड एक्साइट होता है और इन गामा रेडिएशंस को या गामा रेस को बनाता है। तो ये थी हमारा एक प्रॉपर्टीज किनकी, इन तीनों डिफरेंट रेडिएशंस की, जो कि हमारे रेडियो आइसोटोप्स के द्वारा निकलती हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एप्लीकेशंस की, किनकी, जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस है इनकी एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन आती है वो आती है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। कि डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में क्या है कि डायग्नोसिस के पर्पस के लिए यूज करते हैं। बेसिकली जो भी हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनको हम जो यूज करते हैं जो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है उस पर्टिकुलर सेल का, जो एक अनवांटेड सेल किसी भी एक पेशेंट के अंदर हो गई, जैसे कैंसर सेल है, ट्यूमर सेल है, तो उसमें हम डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी मॉर्फोलॉजी का पता लगाना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, छोटा है साइज, उसका बड़ा है साइज, उसके बारे में पता लगाना चाहते हैं।
और उसका क्या एक्टिव फंक्शन है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है अपने उन ऑर्गन्स पे, वो भी उस बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पे क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, उसकी एक इमेजिंग ले लेते हैं, उसकी इमेजेस ले लेते हैं, जिससे कि हम गामा रेडिएशंस प्रोड्यूस कराते हैं और उसके लिए एक एक्सटर्नल इमेजर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं, डिवाइस जो यूज करते हैं उसे हम कहते हैं गामा कैमरा। तो गामा कैमरा यूज करते हैं जो कि गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, उससे इमेजेस ले लेते हैं, उससे हमें यह पता चलता है कि जो भी वो ट्यूमर सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, जिस भी पेशेंट का हम डायग्नोस करना चाह रहे हैं इस रेडियो फार्मास्यूटिकल के सब्सटेंसेस को यूज करके, कि उसमें क्या उसकी मॉर्फोलॉजी है, क्या उसके फंक्शंस हो रहे हैं उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे कोई डैमेजिंग तो नहीं हो रहा है उसके फंक्शंस की वजह से, उसके कार्य की वजह से, तो उसके पर्पस से हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनको हम बहुत सारे डिजीज के डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, जैसे आते हैं फास्फोरस 32, इसको हम बेसिकली कैंसर के डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो क्रोमियम 5, इसको जब हमारे अंदर से खून की कमी होने लगती है, ब्लड लॉस होने लगता है, या रेड सेल जब सर्वाइवल के चांस आ जाते हैं, यानी कि रेड सेल ठीक से सर्वाइव नहीं करती है बॉडी में, तो उसके डायग्नोसिस के लिए हम क्रोमियम 5 यूज करते हैं। इसी तरीके से कोबाल्ट 57 और कोबाल्ट 58 इनको हम यूज करते हैं कब, जब हमें विटामिन B12 का जब एब्जॉर्प्शन होने लगता है किसी भी एक इंडिविजुअल बॉडी में, तो उसके मेजरमेंट के लिए कितना अमाउंट में है उसके डायग्नोसिस में हम यूज करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पर्निशियस एनीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है और जब हमें डायग्नोस करना होता है स्टूल्स के थ्रू या यूरिन के थ्रू, तो तब वहां पर भी उस डायग्नोसिस में कोबाल्ट 57 और कोबाल्ट 58 यूज करते हैं। इसी तरीके से एक आयोडीन 131 आता है जिसको हम थायराइड कैंसर जो होते हैं उसके डायग्नोसिस में यूज करते हैं, किसको, आयोडीन 131 को। तो ये कुछ रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनको हम कुछ बीमारियों में यूज करते हैं, किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए, जांच के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम, जो सेकंड इसकी एप्लीकेशन है वो है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में बेसिकली होता क्या है, कुछ आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि उनकी इतनी क्षमता होती है कि वो एक पर्टिकुलर डिजीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिना हानि पहुंचाए एक हेल्दी टिश्यू को। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी बॉडी के अंदर कोई ऐसी सेल है जिसको डिस्ट्रॉय करना है, कोई ऐसी बीमारी है जिसको जड़ से मिटाना है, तो उसके लिए हम ऐसे आइसोटॉप्स यूज करते हैं। वो उन पर्टिकुलर डिजीज को, उस पर्टिकुलर बीमारी को डिस्ट्रॉय कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा, लेकिन जो वो लिविंग टिश्यूज है, हेल्दी टिश्यूज है, उन पे असर नहीं करता, उनको हानि नहीं पहुंचाता। जैसे आयोडीन 131 है, उसको हम किस लिए यूज करते हैं, थायराइड कैंसर में यूज करते हैं और हाइपरथायराइडोसिस में यूज करते हैं। इसी तरीके से एक कोबाल्ट 60 आता है, उसको हम, जैसे फीमेल्स में कैंसर हो जाते हैं, बेसिकली सर्विक्स कैंसर होता है, वेजाइनल कैंसर होता है, यूट्रस कैंसर होता है, और अगर हम मेल फीमेल दोनों जेंडर्स की बात करें तो जैसे ब्लैडर कैंसर हो जाता है, माउथ कैंसर होता है, लिप कैंसर होता है या टंग कैंसर होता है, तो उनके डायग्नोसिस के लिए भी हम इन आइसोटोप्स को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है फास्फोरस 32, जिसको हम ल्यूकेमिया के डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा इरेथ्रोसाइटोसिस कंडीशन हो जाती है उसके डायग्नोसिस में भी इस फास्फोरस 32 को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करें तो अब आती है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, तो जो हमारे स्टेरिलाइजेशन होता है किनका, जो भी हमारे थर्मोमोबाइल ड्रग्स होती हैं, जैसे हमारे हार्मोन्स होते हैं या विटामिन्स होते हैं या कुछ ऐसे सर्जिकल जिनको हम ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 60 को हम बेसिकली जो भी हमारी सिरिंजेस होती हैं या जो हमारे कैथेटर्स होते हैं, कैथेटर्स जिन्हें कहते हैं, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए हम इस कोबाल्ट 60 को यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है रिसर्च एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को हम किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली जो भी हमारे बायोकेमिकल एसेस करते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उसमें हम रिसर्च एप्लीकेशन को यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनका हमें मैकेनिज्म पता लगाना होता है, उनको डिटेक्ट करना होता है, तो उसके लिए भी हम रिसर्च एप्लीकेशन को यूज करते हैं। जैसे आयोडीन 131 है या जो सोडियम 24 है या जो फास्फोरस 32 है,
इनको हम वेरियस रिएक्शंस के मैकेनिज्म को जानने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए यूज करते हैं। अब लास्ट जो हमारी एप्लीकेशन आती है वो आती है एनालिटिकल एप्लीकेशन। एनालिटिकल एप्लीकेशन जो होती है बेसिकली इसका एक मेजर रोल होता है कब, जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस के साथ डील करते हैं। रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो होते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, उनके जब डाइल्यूट सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं तब उस टाइम पे हम इसकी एनालिटिकल एप्लीकेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल की। सबसे पहले बेसिकली हम बात करेंगे इसकी हैंडलिंग की, कि हमें हैंडलिंग कैसे करनी चाहिए रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की, या जो हमारे रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स होते हैं। तो बच्चों हमेशा ध्यान में रखिएगा, चाहे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की हैंडलिंग हो, उनकी स्टोरेज हो, उनकी डिस्पोजल होती है, उनकी डिस्पेंसिंग होती है। डिस्पोजल मींस की वेस्ट जो करते हैं उनका स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहां मैं अभी आपको बताता हूं हैंडलिंग के लिए हमें किन किन पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, जो भी एक इंसान है, वो इन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के जो सब्सटेंसेस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उनको डायरेक्टली टच ना करे। अगर टच करेगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होते हैं, ये बहुत टॉक्सिक होते हैं। साथ ही साथ अगर इनको हैंडल करना है तो इसके स्पेशल इक्विपमेंट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उनके जरिए ही इनको हैंडल किया जाए। अपने आप अपनी स्किन से डायरेक्ट उसको टच ना करें, क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस भी एरिया में आप इनके साथ वर्क कर रहे हैं, मींस कि जो आपकी लेबोरेटरी है जहां पर आप रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर लैब में आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, आप ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, आप ईटिंग नहीं करेंगे, यानी कि बीड़ी सिगरेट इत्यादि का सेवन नहीं करना है, खान पान भी वहां पर नहीं करना है, क्योंकि अगर ये उसके टच में आ गए तो एक विस्फोट हो सकता है जो कि सबके लिए बहुत हार्मफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के जो सॉल्यूशंस आप बना रहे हैं, उनको कभी भी आप अपने मुंह से पिपेट आउट नहीं करेंगे, अपने मुंह से नहीं निकालेंगे बाहर उनको। हमेशा उनके लिए आपको पिपेट डिवाइसेस ही यूज करने होते हैं। लेबोरेटरी में जो पिपेट डिवाइसेस आते हैं उसके जरिए ही आप इनको पिपेट आउट करेंगे, अदरवाइज अपने मुंह से नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आप लेबोरेटरी से बाहर जाएंगे या आपकी छुट्टी हो रही है, जो भी आपका एक पर्टिकुलर टाइम है, अगर सुबह 8 से शाम के 3 बजे तक का आपका टाइम है, तो 3 बजे जब आपकी छुट्टी हो रही है तो आप लैब को जब ही छोड़ेंगे जब आप अपने हाथ कई बार धो लेंगे। कम से कम 3 से 4 बार आपको अपने हैंड वॉश करने हैं, उसी के बाद आप लेबोरेटरी को छोड़ेंगे। या बीच में कोई काम है, आपको कोई बुला रहा है, आपको अपने पर्सनल काम से जाना है, कोई ऑफिशियल प्रोफेशनल काम से जाना है, तो लैब तभी छोड़े जब आप अपने हाथ अच्छे से धो लें। इस पॉइंट का भी हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो भी एक एरिया है जहां पर आप इनकी वर्किंग करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की, तो उस एरिया को हमेशा रेगुलरली चेक करते रहना है, और उसका रेडिएशन लेवल क्या है, कोई टॉक्सिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, या ऐसा लेवल ना आ जाए कि बहुत नुकसानदायक हो सकता है उस पूरे एरिया के लिए, उस फैक्ट्री के लिए, वहां के लोगों के लिए, तो उसको भी रेगुलरली चेक करते रहना है कि रेडिएशन लेवल नॉर्मल है या नहीं। और लास्ट पॉइंट जो हमेशा ध्यान में रखना है, इसके लिए जो भी प्रोटेक्टिव किट होती है, जो भी रिक्वायर्ड है, जैसे क्लोथिंग है, मास्क है, या ग्लव्स होते हैं, शूज होते हैं, तो जो भी इसकी एक सफिशिएंट प्रोटेक्टिव किट है उसको हमेशा पहनकर रखेंगे, तभी आप अपना कार्य करेंगे। तो इस पॉइंट का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको हैंडलिंग की जाती है जब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की, उनकी हैंडलिंग के लिए आपको हमेशा इन पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखते चलना है। जब आप इनको अपने दिमाग में रखते चलेंगे तो आप अच्छे से इनकी हैंडलिंग कर पाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का इंट्रोडक्शन और उनकी हैंडलिंग। आपने पूरा अच्छे से पढ़ा, आपको होपफुली आपको समझ आया होगा कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं और कैसे इनको हैंडल किया जाना चाहिए, वो आपने बखूबी समझा होगा। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।